हेलो दोस्तों। एथिक्स की सीरीज़ के अंदर अब हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोड ऑफ कंडक्ट फॉर सिविल सर्विसेज। तो सिविल सर्विसेज के लिए आचरण संहिता किस तरीके से, जैसे नाम से आपको पता लग रहा होगा, कोड है ये, फॉर्मल तरीके से रिटर्न चीज़ें होंगी। किस चीज़ के लिए? कंडक्ट। आपको अपना व्यवहार किस तरीके से करना है, आचरण किस तरीके से करना है अगर आप सिविल सर्विस के अंदर चले जाते हो। तो जैसा नाम से पता चल रहा है वैसा इसका काम होगा। ये एक रूल बुक होगी, आपको कंडक्ट बताए गए हैं कि आप क्या कर सकते हो। जैसे मान लो इसके अंदर में आपको क्या पहन सकते हो, आपको कैसे दूसरों से बात करनी है, उस टाइप की चीज़ें इसके अंदर में बताई गई हैं। आप क्या चीज़ कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, आप किससे अपना होम खरीद सकते हो। तो इस टाइप की चीज़ें इसके अंदर में मेंशन होगी, किस तरीके से आपको ऑर्डर फॉलो करने हैं, वो सब चीज़ें होंगी इसके अंदर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? कोड ऑफ कंडक्ट फॉर सिविल सर्विसेज। तो कंडक्ट रूल क्या मतलब? इसमें क्लियर प्रिंसिपल लिखे जाएंगे कि व्हाट द गवर्नमेंट एक्सपेक्ट फ्रॉम इट्स एम्प्लॉयज़। गवर्नमेंट क्या एक्सपेक्ट करती है, आपको कैसे अपना आचरण करना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, वो इसके अंदर में लिखी होंगी चीज़ें। तो इसमें क्या होगा? कंडक्ट रूल अप्लाई टू बोथ ऑफिशियल एंड इन पर्सनल लाइफ। ये आपके जब आप ड्यूटी पे होंगे तब उसके लिए भी अप्लाई होंगे, और आप घर में किस तरीके से व्यवहार करोगे। जैसे आप सिविल सर्वेंट बन जाते हो तो एक तरीके से आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय बन गए इस टाइम, और आपकी एम्प्लॉयमेंट जो होगी हमारे ऑल इंडिया सर्विस की अगर बात करेंगे तो वो हमारी फुल टाइम 24 आवर्स की हमारी एम्प्लॉयमेंट होती है। उसके अंदर में आप पर्सनल लाइफ के अंदर में भी कैसे आप व्यवहार करोगे, आपका फैमिली के साथ में कैसा रिलेशन होना चाहिए, आप क्या चीज़ फैमिली में नहीं की जा सकती आपके द्वारा, आप फेस्टिवल के ऊपर क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, वो सब चीज़ें इसने ऑफिशियल और पर्सनल लाइफ दोनों के लिए बता के रखी हुई हैं। तो जैसे जैसे लेटर ऑन हम आगे चलते जाएंगे तो आपको ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होती जाएंगी। तो फर्स्ट टाइम अगर आप इसको सुन रहे होंगे तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। सेकेंड टाइम सुन रहे हैं तो ये देख लेना कि इससे क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। वायलेशन अगर आप करते हो, जो इसके अंदर चीज़ें बोली होंगी, जो क्लियर प्रिंसिपल लिखे होंगे, जो गवर्नमेंट आपसे एक्सपेक्ट करती है फॉलो करने के लिए, अगर आप उसको वायलेट करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। और कंडक्ट रूल डिफर करते हैं, डिफरेंट सर्विसेज के लिए डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे हमारे पास ऑल इंडिया सर्विसेज, जैसे IAS, IPS, IFS, इन सर्विसेज के लिए अलग हो सकते हैं। फिर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सर्विसेज होती हैं, जैसे हमारे पास IRS है, उनके लिए अलग हो सकते हैं। जो स्टेट की सर्विसेज होती हैं उनके लिए ये अलग हो सकते हैं। तो डिफरेंट के लिए डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन इनके अंदर में कुछ कॉमन चीज़ें होंगी जो बेसिकली हमें गाइडिंग प्रिंसिपल दिखेंगे, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल सके कि कोड ऑफ कंडक्ट ये एक्चुअल में इसीलिए इंट्रोड्यूस किए गए सिलेबस के अंदर में। एक तो बेसिकली एक सिविल सर्वेंट को समझ आ जाना चाहिए कि उसको किस तरीके से बिहेव करना है जब वो गवर्नमेंट में जाएगा। तो जब आप एस्पिरेंट भी हो तो आप इन चीज़ों को देखोगे, समझोगे, तो एक क्वालिटीज़ आएगी आपके अंदर में, एक ऑफिशियल लेवल की क्वालिटी आएगी। एक ऑफिसर कैसे बनते हैं, उसको किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, उस बारे में आपको पता होना चाहिए। वही हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो डिफरेंट हैं ये, जैसे ऑल इंडिया सर्विस रूल कोड ऑफ कंडक्ट डिफरेंट होगा उनके लिए, वो कैसे कोड ऑफ कंडक्ट किस तरीके से उनको कंडक्ट करना चाहिए। सेंट्रल सर्विसेज के लिए अलग बनाया होगा इन्होंने, लेकिन इनमें कुछ कॉमन चीज़ें देखने को मिलेंगी, उनको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इनमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ होंगी उनकी ओरिएंटेशन में, मतलब वो एक्चुअल में क्या अचीव करना चाह रही हैं। तो जैसे जैसे हम इनको पढ़ते जाएंगे आपको और ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। सबसे पहला आता है कंडक्ट हमारा रिस्पेक्टिंग द हायरार्ची। तो कंडक्ट सबसे पहले इसके अंदर में क्या आएगा, जनरली आपको क्या करना है, जस्ट इनको रिमेंबर करो और ये आपको केस स्टडी के अंदर में काम आ सकते हैं। अदरवाइज ऐसे सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछा गया अभी तक कि कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बताओ, उसमें से कुछ पॉइंट बताओ। तो मतलब ये आपको इनडायरेक्ट वे के अंदर में काम आ सकते हैं। और उसके अलावा आपको जर्नल, ये आपके लिए बेस तैयार करेंगे। आपको जब केस स्टडी वगैरह सॉल्व करनी है तो उसके अंदर में बेस क्रिएट करेंगे। तो आपको केस स्टडी में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, आपको डायरेक्टली यहाँ से पॉइंट उठा के वहाँ पर लगाना है कि ये तो पहले से रूल में लिखा है, उसमें आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट आता है शुड अप्लाई हिज बेस्ट जजमेंट। जो सिविल सर्वेंट होगा उसको बेस्ट जजमेंट अप्लाई करनी। मान लो उसके पास में कोई सिचुएशन आती है तो उसको अपनी जजमेंट के हिसाब से काम करना है। एक्सेप्ट कब? जब उसको वो किसी सुपीरियर ऑफिसर ने उसको डायरेक्शन दी कि आपको ये काम करना पड़ेगा, तो उससे पहले अगर उसको डायरेक्शन नहीं मिलती तो वो अपनी बेस्ट जजमेंट में काम करेगा। अदरवाइज जब उसको डायरेक्शन मिलेगी तो वो अपने सुपीरियर का ऑर्डर मानेगा। तो आपको सुपीरियर का ऑर्डर मानना पड़ेगा। ही शैल ऑब्टेन सच डायरेक्शन इन राइटिंग। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास में कि आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपके सुपीरियर ने आपको बातें बोली वो आपको राइटिंग के अंदर में लेनी पड़ेगी। बिकॉज फ्यूचर के अंदर में जब आपका डिसीजन आपके द्वारा लिया जाएगा उसके कुछ रिपरकशंस होंगे, उसके कुछ कंसिक्वेंसेज होंगे। अब जब अगर कंसिक्वेंसेज खराब निकलते हैं या कोई उसमें सिचुएशन जो थे वो फेवरेबल नहीं मिलती तो आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है या आपको पूछा जा सकता है कि आपने किस बेस के ऊपर डिसीजन लिया। तो उस टाइम पे अगर वर्बली आपने लेके रखा हुआ है, सुपीरियर ने आपको बोला कि ये काम कर
कर दो, किस मतलब उन्होंने पॉलिटिकल कंसिडरेशन के ऊपर आपको बोल दिया वर्बली, और उसके बाद में जब अगर वो बाद में इनकार कर देता है कि मैंने ये चीज़ें नहीं बोली थी, आपको रिटर्न के अंदर में होना चाहिए ताकि आप प्रूव कर सको, जस्टिफाई कर सको अपने डिसीजन को। तो फर्स्ट सुपीरियर का ऑर्डर मानना है, सेकंड डायरेक्शन उस रिटर्न के अंदर लेनी है। अगर कई बार सिचुएशन के अंदर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, जैसे पुलिस ऑफिसर की ज़िंदगी में आ सकती है इमरजेंसी सिचुएशन, अब हर सिचुएशन के अंदर ऐसा नहीं बोल सकते रिटर्न के अंदर लेके आओ, रिटर्न के अंदर लेके आओ। अगर सिचुएशन इम्प्रैक्टिकल है उस सिचुएशन के अंदर में रिटर्न ऑर्डर उस टाइम ऑन द स्पॉट लेके आना, तो आप जल्दी से एक्शन ले लो, और जैसे ही एक्शन ले लोगे उसके बाद जल्दी से रिटर्न ऑर्डर जैसे ही पॉसिबल होगा आपको रिटर्न ऑर्डर लेके आना है अपने सुपीरियर से। तो फर्स्ट रूल आपको ये समझना पड़ेगा। सेकंड क्या, शुड नॉट इवेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी बाई आस्किंग। आपको यहाँ से सुपीरियर से ऑर्डर तो लेना जब वो देगा, लेकिन आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं यहाँ पे इवेड नहीं करोगे आप। मतलब जब आपके पास में पूरी डिस्क्रिप्शन है डिसीजन लेने की, तो जैसे मान लो आपने कोई डिसीजन लिया, उसके बाद में उसके कुछ कंसिक्वेंसेज आए और उसके अंदर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उसके बाद में इंक्वायरी बैठती है उस डिसीजन के ऊपर, और फिर वो आपको पूछेंगे कि आपने ये डिसीजन क्यों लिया था। तो इसमें बोला गया कि आपको इवेड नहीं करनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब आपने क्या किया, आपने यहाँ पे डिसीजन आपको बोला था लेने के लिए, लेकिन आपने क्या किया, आपने सुपीरियर के पास में फाइल भेज दी कि आप बताओ क्या करना चाहिए इसमें। जब फिर वो आपको बताएगा उसके अंदर में, तो उसके बाद मतलब आपने क्या किया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इवेड की। जब अगर मान लो सिचुएशन खराब होती है, यहाँ पे कंसिक्वेंसेज गलत आते हैं, तो फिर आप बोलोगे कि मैंने तो सुपीरियर के ऑर्डर पे एक्ट किया, मेरा तो उसमें कुछ भी नहीं है। तो मतलब इस तरीके से जो था डिले, एक प्रोसेस के अंदर में डिले आएगा, और ये गलत बात है कि आपको इवेड नहीं करनी है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब सुपीरियर आपको ऑर्डर देगा तो उसको राइटिंग के अंदर लेना, अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तो आपको एक्शन लेना है उसी सिचुएशन के अंदर में। थर्ड आता है मस्ट नॉट ब्रिंग आउटसाइड इन्फ्लुएंस। आपने किसी आउटसाइडर का इन्फ्लुएंस, पॉलिटिशियन का इन्फ्लुएंस नहीं लेके आना है अपनी सुपीरियर अथॉरिटी को सुप्रेस करने के लिए, अपने बॉस को सुप्रेस करने के लिए, या अपने ट्रांसफर करने के लिए, पोस्टिंग करने के लिए, या प्रमोशन के लिए। तो ये नहीं लेके आ सकते आप। फोर्थ आता है एंश्योर हिज सबऑर्डिनेट। जो सबऑर्डिनेट होंगे आपके, वो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो इंटीग्रिटी और डिवोशन शो करें ड्यूटी के ऊपर। अगर नहीं करते हो आप उनके ऊपर एक्शन वगैरह ले सकते हो, तो वो भी आपके पास में ड्यूटी आती है। फिफ्थ आता है फॉर ऑफिशियल मैटर ही मस्ट नॉट डायरेक्टली अप्रोच कोर्ट। अगर कोई ऑफिशियल, मान लो आपका सुपीरियर वगैरह कोई सिचुएशन क्रिएट हुई, तो उसके अंदर में आपको डायरेक्टली कोर्ट या कोई ट्रिब्यूनल जो होते हैं उनके पास नहीं जाना है डायरेक्टली। आपको क्या करना है, सबसे पहले यूज़ करना है जो आपके डिपार्टमेंट में हायरार्चीज़ हैं। जैसे यहाँ पे मान लो आपको अपने बॉस से प्रॉब्लम है, तो आप ऐसा नहीं करोगे डायरेक्टली कोर्ट के अंदर चले जाओगे, आप उनके ऊपर वाले बॉस से, फिर वहाँ बात नहीं बनती तो उससे ऊपर वाले बॉस पे। मतलब डिपार्टमेंट के अंदर जो ग्रीवेंस का रिट्रेस मैकेनिज्म है, आपको पहले उसको एग्जॉस्ट करना है। अदरवाइज हर कोई बाहर जाने लगा तो वो बात नहीं बनेगी। आपको जो हायरार्ची बनी हुई है डिपार्टमेंट में, उस तरीके से उसको फॉलो करना है आपने, ताकि इंटीग्रिटी बनी रहे डिपार्टमेंट की, और डिपार्टमेंट के ऊपर भी क्रेडिबिलिटी बनी रहे, लोगों का ट्रस्ट बना रहे डिपार्टमेंट का, कि डिपार्टमेंट अपनी प्रॉब्लम अंदर ही सुलझा ले रहा है। तो फर्स्ट इसमें केस स्टडी आती है कि सपोज एन एसडीएम, एक एसडीएम है, उसको अलाउ कर दिया गया कि आप एनजीओ प्रोजेक्ट ग्रांट कर सकते हो। कितने, अगर 5 लाख तक के एनजीओ प्रोजेक्ट आते हैं तो आप उनको ग्रांट कर दे सकते हो, उनको परमिशन दे दी जा सकती है अपनी डिस्क्रिप्शन के ऊपर, अपनी इच्छा अनुसार। तो एसडीएम प्रेम चोपड़ा क्या करता है, क्लियर कर देता है फाइल, गुड फेथ के अंदर में फाइल क्लियर कर देता है, बिकॉज एसडीएम के पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। लेकिन लेकिन इस सिचुएशन के अंदर में एनजीओ जो था एक मिसचीफ प्ले करता है, वो थोड़े इरेगुलरिटी दिखाते हैं उसके अंदर में, डॉक्यूमेंट वगैरह में फ्रॉड करते हैं। और डिपार्टमेंट क्या करता है, प्रेम चोपड़ा जो हमारे पास में एसडीएम था, उसको गिल्टी मानता है और उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। वो फिर एक नॉन फोकल पनिशमेंट, मतलब ऐसी फालतू की पोस्ट के ऊपर उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो फिर उसके बाद आता है न्यू एसडीएम जिसका नाम था देवानंद। अब उसको चार्ज मिलता है, अनदर एनजीओ आता है उसके पास में और वो प्रोजेक्ट क्लियरेंस के लिए बोलता है। लेकिन जो देवानंद था, अब वो क्या करता है, यहाँ पे बोला क्या था, अगर 5 लाख के करीब का प्रोजेक्ट है तो आप उसको सेंक्शन कर सकते हो। लेकिन देव आनंद क्या करता है कि अगर मैंने सेंक्शन किया और बाद में कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे पूछेंगे, मेरे ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो उसने क्या किया, एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कर दिया डीएम के पास में, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास में, और उससे रिटर्न इंस्ट्रक्शन लेने के लिए बोला गया। तो अब क्या होगा, अगर डीएम उसको रिटर्न इंस्ट्रक्शन देगा तो डीएम डिसाइड करेगा। अगर सिचुएशन ख़राब होती है तो डीएम के ऊपर बात आएगी। मतलब अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको इवेट करने के लिए पर्सन ने उस चीज़ को जो था अपने सुपीरियर के ऊपर थोप दिया। तो अब ये जो आपका रूल है, इसके अनुसार क्या बोला गया कि आपको क्या करना है, बेस्ट जजमेंट में एक्ट करना है। तब आपने ऑर्डर लेना जब मतलब सुपीरियर आपको ऑर्डर देगा और उसको रिटर्न में लेना, लेकिन आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इवेट नहीं करना है। तो जब आप आंसर लिखोगे तो डायरेक्टली आप कोड ऑफ कंडक्ट से चीज़ों को लिख सकते हो। और ये केस स्टडी वगैरह मैंने मरनाल की आर्टिकल था 5-6 साल पुराना, वहाँ से मैंने केस स्टडी ली हुई है कोड ऑफ कंडक्ट के लिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास में डिसओबेइंग रिटर्न ऑर्डर। तो इसमें क्या था, रिटर्न ऑर्डर आपको लेना पड़ेगा, उसमें केस स्टडी आती है। तो ऑनेस्ट एम्प्लॉई गुरुदत्त इज सस्पेंडेड बाय करप्ट हेड ऑफ डिपार्टमेंट। प्रेम चोपड़ा क्या था, एक करप्ट हेड ऑफ डिपार्टमेंट था, प्रेम चोपड़ा सीनियर था, उसने क्या किया, गुरुदत्त को
सस्पेंड कर दिया, गुरुदत्त को सस्पेंड किया। प्रेम को ऑल्सो सेंड्स, प्रेम चोपड़ा ने क्या किया, रिटर्न इंस्ट्रक्शन भेजी और कंटेंट को कि देवानंद को सैलरी जो थी स्टॉप कर दी जाए, उसके लिए इमीडिएट इफेक्ट से स्टॉप कर दी जाए और सिर्फ उनको सब्सिस्टेंस अलाउंस मतलब जितना आवश्यक है थोड़ा बहुत उतना कर मिलना चाहिए आपको। तो जब सस्पेंशन के ऊपर आप जाएंगे तो आपको जो आपकी सैलरी वगैरह होंगी उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। तो ये उसको बोला गया, किसको, अकाउंटेंट को। अब गुरु इज़ फाइलिंग, अब जो हमारे पास में गुरुदत्त था उसने फाइल की, रिट पेटिशन फाइल की कोर्ट के अंदर में और कोर्ट से एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझे फेवरेबल वर्डिक्ट मिल जाएगा 1 वीक के अंदर में, क्योंकि प्रेम चोपड़ा हमारा वो करप्ट हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, तो उसने सोचा 1 वीक में मिल जाएगी। और देव जो था वो डिसाइड कर देता है कि जो प्रेम की, देव डिसाइडेड टू डिले ऑन प्रेम्स इंस्ट्रक्शन एंड सैंक्शन फुल सैलरी टू गुरुदत्त। अब इस सिचुएशन के अंदर में जो हमारे पास में अकाउंटेंट था देवानंद, तो इसमें एक था प्रेम चोपड़ा जो कि हमारा करप्ट था हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, फिर था गुरुदत्त को निकालता है और गुरुदत्त कोर्ट से, गुरुदत्त को लगता है कि 1 वीक में मुझे जो था प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अकाउंटेंट को प्रेम चोपड़ा ने बोला, किसको बोला, देवानंद को, देव को बोला गया कि इसकी सैलरी ख़त्म कर दो, आप इसको सिर्फ सब्सिस्टेंस अलाउंस दो, जितना जीवन यापन करने के लिए आवश्यक है उतना कर मिलना चाहिए इसको। तो अब जो था यहाँ पे सिचुएशन ये बनती है कि देव ने सोचा इसको 1 वीक के अंदर में अगर जो था ऑर्डर मिल जाता है और जो पुराने वाला ऑर्डर था रिवर्स हो जाता है कोर्ट से, तो उसने क्या किया, उसने डिले करने की सोची कि प्रेम ने जो इंस्ट्रक्शन दी हुई है मुझे उसको डिले कर दूंगा और फुल सैलरी सैंक्शन कर दी गुरुदत्त को। तो उसने तो देखा कि ये तो करप्ट पर्सन है तो मैं इसकी हेल्प कर देता हूँ गुरुदत्त की, लेकिन सस्पेंशन जो एम्प्लॉय सस्पेंडेड होता है उसको फुल सैलरी नहीं मिलती, उसको सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलता है, तो रूल के अनुसार। तो बेसिकली आपको रूल फॉलो करने हैं और इसीलिए प्रेम जिन ने जो रिटर्न ऑर्डर दिया था वो वैलिड था और इरिस्पेक्टिव वो कितना भी करप्ट हो, प्रेम चोपड़ा चाहे कितना भी करप्ट हो, उसका ऑर्डर जो था उसको फॉलो किया जाना चाहिए था। और देवानंद अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, उसने अपने लॉ के हिसाब से चलना चाहिए था, वो अपनी इच्छा यूज़ नहीं कर सकता उधर की, कौन करप्ट है कौन करप्ट नहीं है, वो कोर्ट का काम है। तो उसको अपनी जजमेंट यूज़ नहीं करनी थी इस सिचुएशन के अंदर में। जब उसको रिटर्न ऑर्डर मिला तो उसको फुल जो था सैलरी उसकी सस्पेंड कर देनी चाहिए थी और जैसा उसको बोला गया वैसा ही उसको फॉलो करना चाहिए था। और अगर उसने उसको फॉलो नहीं किया तो ये लॉस होता है पब्लिक एक्सचेकर को, तो गवर्नमेंट को लॉस, मतलब आपके ऊपर भी एक्शन लिया जा सकता है उस सिचुएशन के अंदर में। तो आपको ओबे करना है, रिटर्न ऑर्डर अगर आपके पास में आएगा तो अगर इस टाइप की केस स्टडी आएगी छोटी मोटी तो उसको आप सॉल्व कर पाओगे। इस टाइप के हमारे जो डिफरेंट कोड ऑफ कंडक्ट होंगे। सेकंड आता है हमारे पास में मस्ट नॉट एंगेज इन प्राइवेट पर्सन टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटी। मतलब आपको क्या, आपको अगर वर्क का बर्डन पड़ रहा है तो आप किसी प्राइवेट पर्सन को नहीं लगा सकते साथ में वर्क करने के लिए। डिपार्टमेंट से पूछो, डिपार्टमेंट बोलेगा तो आप डिपार्टमेंट के थ्रू पर्सन को लगा सकते हो, प्राइवेट पर्सन को नहीं लगा सकते। सेकंड, अनऑथराइज्ड एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी। अनऑथराइज तरीके से, बिना आपने कोई बात नहीं बताई मैं कहाँ जा रहा हूँ और आप वहाँ से अनऑथराइज तरीके से अब्सेंट रहते हो ड्यूटी से, उसको भी मिसकंडक्ट बोलेंगे, वो भी गलत बात है, आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। कैन नॉट डू सोशल या कोई चैरिटेबल सर्विस नहीं कर सकते, ऑफिस आवर के टाइम में कोई चैरिटेबल चीज़ें नहीं कर सकते आप जाके, मतलब कहीं पे डॉक्टरी कर रहे हो या कोई और सर्विस कर रहे हो, लोगों की भलाई का काम कर रहे हो या कोई चैरिटेबल काम किया जा रहा है आपके द्वारा, तो वो ऑफिस के वर्किंग आवर के अंदर में नहीं कर सकते आप। फोर्थ, मस्ट फिनिश हिज असाइनमेंट। टाइम के अंदर में आपको अपना जो काम दिया गया है उसको फिनिश करना है और विद क्वालिटी फिनिश करना है। एंड मस्ट नॉट अडॉप्ट डायलेटरी टैक्टिक्स और विलफुली कॉज डिले इन ऑफिशियल वर्क। ऑफिशियल वर्क आपको टाइम पे करना है और कोई आपने उसमें टैक्टिक्स यूज़ नहीं करनी है। नीड टू शो रिस्पेक्ट, कर्टसी एंड कॉपरेशन टू एवरीवन। तो आपको रिस्पेक्ट, कर्टसी, पोलाइटनेस शो करनी है, कॉपरेशन सभी के साथ में, मतलब अच्छे से व्यवहार करना है। अगर आप ये चीज़ें नहीं करते तो आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। तो इसमें आती है फर्स्ट हमारे पास में सोशल सर्विस। वर्किंग आवर के टाइम में बोला गया, क्या बोला कि सोशल सर्विस नहीं की जाएगी वर्किंग आवर के टाइम में। तो ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर हमारे पास देवानंद, इसको क्या होता है, पनिशमेंट मिलती है, ये कुछ काम करेगा इसको पनिशमेंट मिलेगी और इसकी पोस्टिंग कर देते हैं ट्रेनिंग अकेडमी में, जहाँ पे ज़्यादा काम नहीं होता, मतलब फालतू की पोस्ट में डाल देते हैं और उसके पास में कोई काम नहीं होता एक्सेप्ट उसको सल्यूट वगैरह लेने होते हैं जो कैडेट होते हैं मॉर्निंग के अंदर में, और ओकेजनल कोई सिग्नेचर कर दिए कभी कभार तो ठीक है, नहीं तो पूरा दिन फ्री। तो ये क्या करता है, एवरी डे लीव करता है ऑफिस को और ये क्या करता है, पुअर जो बच्चे होंगे उनको टीच करता है लोकल स्लम के अंदर में। अब उसके जूनियर कंप्लेंट नहीं करते और सुपीरियर भी बोलते कोई बात नहीं है और देवानंद अपनी सर्विसेज कंटिन्यू रखता है। लेकिन इसमें आप नॉर्मली अपनी चीज़ें लगा सकते हो कि चलो उसको कोई काम तो है नहीं, किसी का भला कर रहा है, देश का भला कर रहा है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा वो वर्किंग आवर के अंदर में काम कर रहा है। तो जब आप सॉल्यूशन अगर बताओगे तो आपको कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार ही इसका सॉल्यूशन बताना है। तो सॉल्यूशन के अंदर बताओगे कैन नॉट डू सोशल वर्क, सोशल वर्क नहीं किया जा सकता, तो उसमें आप अपनी फीलिंग नहीं लेके आओगे कि बच्चों की भलाई कर रहा है या कुछ भी कर रहा है,
वर्किंग आवर के अंदर में आप ये काम नहीं कर सकते, एंड इट डज़ नॉट मैटर आप चाहे किस टाइप का भी काम कर रहे हो, बिकॉज अगर मान लो आपको तो चलो अलाउ कर दिया, कुछ लेजी एम्प्लॉय होंगे जो कुछ और करने लग जाएंगे इस टाइम में, और फिर बहाना लगा सकते हैं कि हम तो सोशल सर्विसेज कर रहे हैं अपनी वर्किंग आवर के अंदर। तो वर्किंग आवर के अंदर में आप वो गवर्नमेंट का टाइम है उसको आप वेस्ट नहीं कर सकते, उसके बाद कुछ भी करो। सेकंड आता है हमारे पास में अनऑथराइज्ड अब्सेंस। तो देव रिसेंटली यूपीएससी क्लियर कर लेता है और उसको अलॉट होता है रिवेन्यू सर्विसेज, और फर्स्ट पोस्टिंग मिलती है उसको, और वो सुपीरियर ही शॉक्ड बाय द लेवल ऑफ करप्शन, वो करप्शन देखता है अपने डिपार्टमेंट के अंदर। उसके जूनियर सुपीरियर जो थे उन्होंने स्टोन वॉल कर ली थी, मतलब उन्होंने क्या किया था, एक तरीके से उसको आइसोलेट टाइप कर दिया था। ऑनेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए देव फ्रस्ट्रेट हो जाता है ऐसी सिचुएशन के अंदर में, और सोचता है मैं फिर से एग्जाम दूंगा और फिर बड़ी वाली सर्विस लूँगा, आईएएस आईपीएस या आईएफएस ले लूँगा ताकि मुझे ज़्यादा फ्रीडम मिल जाए उस टाइम। तो ये क्या करता है, स्टॉप कर देता है रिपोर्टिंग, ड्यूटी में कोई रिपोर्ट नहीं करेगा, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के अनऑथराइज तरीके से एब्सेंट रहता है। अब बॉस प्रेम चोपड़ा जो था हैप्पी था क्योंकि वो करप्ट था, वो सोच रहा था कि चलो जान छूटी मेरी, चला गया वो, तो वो उसको फुल सैलरी वगैरह देता रहता है, उसको कुछ भी नहीं करता, अनऑथराइज तरीके से एब्सेंट होता है, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर में आप क्या करोगे, अनऑथराइज तरीके से एब्सेंट था ड्यूटी से, तो ये इसको मिसकंडक्ट बोलते हैं, और इसके लिए आपको जो था पनिशमेंट मिल सकती है। तो ये आपको मतलब आप जो पब्लिक मनी वेस्ट किया जा रहा है उसको फुल सैलरी दी जा रही है, तो इसके अंदर में आप भी दोषी हो, और जो डिपार्टमेंट का हेड आपके ऊपर एक्शन नहीं ले रहा है वो भी इसके लिए दोषी पाया जाएगा। थर्ड आएगा चैरिटी। चैरिटी आप सीख नहीं कर सकते, जैसा बोला गया चैरिटेबल वर्क नहीं कर सकते आप। तो आरटीओ ऑफिसर देवानंद क्या करता है, 100 ऑफ एप्लीकेशन साइन करनी होती है उसको, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, व्हीकल रजिस्ट्रेशन के लिए, एवरीडे। तो ये क्या करता है, क्लर्क को बोलता है, अपने क्लर्क को प्रेम चोपड़ा को बोलेगा कि आपको एक बॉक्स रखना है, एक बॉक्स रखोगे अपने टेबल के ऊपर, और उसके द्वारा क्या बोला जाएगा कि ये उत्तराखंड के में जो डिजास्टर विक्टिम आए थे उनके लिए रखा हुआ है, और अगर इसमें आप मनी डोनेट करोगे तो आपकी फाइल को टॉप पे रखा जाएगा, आप जल्दी आपको लाइसेंस वगैरह मिल जाएगा। तो ये उसके द्वारा बोला जाता है, और देव उसको पता है इतने सारे सिग्नेचर आएंगे, तो मतलब जल्दी से जो पैसे वगैरह होंगे एक नोबल कॉज के लिए इकट्ठे हो जाएंगे, और जो हमारे पास आरटी ऑफिसर है वो भी ज़्यादा इसके ऊपर एक्शन नहीं लेता कि चलो ठीक है अच्छी बात कर रहा है जो क्लर्क कर रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके अंदर में किसी भी सिचुएशन के अंदर में जितने ड्यू हैं, जितने पैसे आपको लाइसेंस के लिए या व्हीकल रजिस्ट्रेशन के लगेंगे, उससे ऊपर आप कुछ भी नहीं मांग सकते, चाहे वो किसी भी नोबल कॉज के लिए हो। तो ये गलत बात है, चाहे गुड कॉज के लिए हो चाहे किसी के लिए, तो बोथ गिल्टी, जो आरटी ऑफिसर वो भी और जो क्लर्क है वो भी। और इट डज़ नॉट मैटर आपका कॉज कितना भी नोबल हो, बट आपने गलत अगर पाथ लेते हो आप उस सिचुएशन के अंदर में, ये आपके फ्यूचर के लिए, जैसे मान लो ऑफिसर के सन को कैंसर है तो वो उसके लिए रख सकता है वहाँ पे कि उसके लिए पैसे डोनेट करो आप। तो ये जो था एक तरीके से पूरी इंटीग्रिटी जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की होगी उसको ख़राब करेगा, तो ये भी गलत बात है, आप चैरिटी सीख नहीं कर पाओगे। फिर आता है हमारे पास प्राइवेट सिटीजन, पब्लिक ड्यूटी के लिए अगर आप हायर करोगे तो कलेक्टर देवानंद क्या करेगा, ओवरबर्डन था विद वर्क रिलेटेड टू लैंड रिकॉर्ड आरटीआई, और उसने रिक्वेस्ट किया रिवेन्यू डिपार्टमेंट को कि मैं काफ़ी ज़्यादा काम लग रहा है मेरे ऊपर और आप एक एडिशनल क्लर्क दो मुझे। बट डिपार्टमेंट रिफ्यूज़ कर देता है, बोलता है बजटरी कंस्ट्रेंट है, हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं। तो फिर हमारे पास में क्या करता है, ये एक फ्रेश ग्रेजुएट जिसका नाम विवेक है उसको उठाता है और उसको 1500 रुपये दे के क्लर्क के तौर के ऊपर रख लेता है। तो आप प्राइवेट सिटीजन को नहीं रख सकते पब्लिक ड्यूटी करने के लिए, बिकॉज एक प्राइवेट सिटीजन को आप रखोगे उसकी कोई ऑफिशियल ड्यूटी नहीं है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। अगर उसने वहाँ पे कुछ जो था कंडक्ट रूल उसके ऊपर तो अप्लाई नहीं होंगे, वो तो ऑफिसर के ऊपर जो सिविल सर्वेंट है उनके ऊपर आ रहे हैं, उसको अप्लाई नहीं हो रहे। अगर वो कुछ कर देता है वहाँ पे तो देवानंद का जो ऑफिस है उसके ऊपर बात आएगी कि उस ऑफिस के अंदर में से ये सब चीज़ें होती हैं और वो सारा मतलब वो एक नेगेटिव चीज़ पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, आप प्राइवेट एम्प्लॉय को नहीं लगा सकते। तो इस टाइप की अगर केस स्टडी आएगी तो आप डायरेक्टली उसमें सोचना नहीं है आपने कि भलाई का काम किया जा रहा है या कुछ किया जा रहा है, या आपको डायरेक्टली सीधा यहाँ से लिखना है। थर्ड आया इसके अंदर में कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर, मस्ट नॉट डिस्क्रिमिनेट, आपको क्या करना है, वुमेन के प्रति डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, और सेक्सुअल हरासमेंट वर्क प्लेस पे नहीं करनी। अगर करोगे तो फिर सेक्सुअल हरासमेंट वाला एक्ट है उसके अंतर्गत में आपको सजा मिलेगी। और कोड ऑफ कंडक्ट डिपार्टमेंट अलग एक्शन ले सकता है, बाहर अलग एक्शन हो सकता है कोर्ट के अंदर में। फिर आता है स्ट्राइक, फोर्थ आता है स्ट्राइक। तो मस्ट नॉट ज्वाइन, कोई इंप्लॉय यूनियन या ट्रेड यूनियन लेबर यूनियन आपको ज्वाइन नहीं करनी विदाउट गवर्नमेंट की परमिशन से। आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, आप गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने के लिए अब लेबर यूनियन वगैरह बनेगी आपकी जो था वो गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने के लिए बन रही है। तो आप गवर्नमेंट का पार्ट हो इस टाइम, तो आप गवर्नमेंट के पार्ट होकर गवर्नमेंट को भी प्रेशराइज करने के लिए, उनको धमकी देने के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो आप इंप्लॉय यूनियन लेबर यूनियन का पार्ट नहीं बन सकते। फिर आए मस्ट नॉट थ्रेटन टू गो ऑन स्ट्राइक, अगर मान लो आपकी कोई डिमांड है वो मीट ना की तो आपको अरविंद केजरीवाल जी की तरह स्ट्राइक पे नहीं जाना है। थर्ड आता है इसमें हंगर स्ट्राइक, रिफ्यूज़ल टू एक्सेप्ट सैलरी,
मतलब जो हमारे स्ट्राइक का टाइप होगा, क्या आपने इनकार कर दिया, हंगर स्ट्राइक पे चले गए, सैलरी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या महात्मा गांधी जी की तरह नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला दी अपने सुपीरियर ऑफिसर के प्रति, तो इस टाइप की एक्टिविटी आप नहीं कर सकते। ये आपके कोड ऑफ कंडक्ट रूल के खिलाफ होगी। अगर आप ऐसी एक्टिविटी करोगे तो आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। जैसे किसी केस के लिए जो हमारे पास में डीसीपी देवानंद फेल टू अरेस्ट हो जाते हैं डॉन को, डिस्पाइट ऑल गुड फेथ, कमिश्नर क्या करता है, कमिश्नर प्रेम चोपड़ा उसको रेप्रीमेंड करता है, उसको फटकार लगाता है देवानंद को, उसके स्टाफ के सामने उसको ह्यूमिलिएट करता है। और वो तो मतलब जो देवानंद था वो तो मतलब गलती से वहाँ पे उसका काफ़ी अच्छा था, मतलब वो चाहता था उसको अरेस्ट करना, बट कोई प्रॉब्लम आ गई उसके कारण वो बच जाता है, लेकिन उसको स्टाफ के सामने ह्यूमिलिएट किया जाता है। अब वो इमोशनली हर्ट हो जाता है और बोलता है मैं हंगर स्ट्राइक के ऊपर चला गया, और बोलता है कि आपको पब्लिक अपॉलॉजी देनी पड़ेगी, कमिश्नर को ऐसा बोला गया। तो यूजिंग हंगर स्ट्राइक टू कंपेल सुपीरियर ऑफिसर टू डू समथिंग, ये मिसकंडक्ट है। और ये आपका कॉज कितना भी अच्छा हो, चाहे आप कितने भी अच्छे हों, लेकिन अगर आप इस टाइप का सिचुएशन लोगे तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। तो इस टाइप की सिचुएशन आप फ्यूचर में क्रिएट नहीं कर सकते। आपको डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है अपने ऑफिस के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉमन टाइप की। ये आपको ऊपर जो लिखा हुआ है वो याद करने की जरूरत नहीं है, ये जर्नली ऐसे ही लिखा हुआ है, बट जो जर्नल्स ही हमारे पास में होगी, क्या बोला गया कोड ऑफ कंडक्ट में कि आपको इंटीग्रिटी मेंटेन करनी है अपनी, आपको एब्सोल्यूट डिवोशन होना चाहिए ड्यूटी के प्रति, आपको कंडक्ट अवॉइड करना है जो कि अनबिकमिंग होगा गवर्नमेंट सर्वेंट बनने के। अब अनबिकमिंग ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट का मतलब कि गवर्नमेंट सर्वेंट जिस टाइप से व्यवहार करेगा, जिस टाइप की, जैसे मान लो ड्रेस कोड की बात करेंगे, आप वन पीस के अंदर में चले जाते हो ऑफिस के अंदर में, या आप शराब पी के नॉर्मल जो पीपल होते हैं वैसे गलियों के अंदर घूम रहे हो, वहाँ पे गिर रहे हो, मतलब आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना जो अनबिकमिंग हो। चाहे मान लो आप ऑफिस के आपके जो था टाइम, आप सिविल सर्वेंट हो, आपका ऑफिस का टाइम, उस टाइम आपने काम खत्म करके उसके बाद में आप सड़क पे शराब पी के घूम रहे हो, तो जो गवर्नमेंट ऑफिसर, गवर्नमेंट के ऊपर बात आएगी, अगर आप जो हो गवर्नमेंट का पार्ट बन रहे हो और इतनी बड़ी पोस्ट पे आपको बिठाया, तो आप कोई इसी टाइप का काम नहीं कर सकते जो अनबिकमिंग हो, गवर्नमेंट के ऊपर बात आए कि गवर्नमेंट हमारा डीएम देखो शराब पी के घूम रहा है, तो उस टाइप की आपको बात नहीं करनी है। आपको ड्रेस के ऊपर फोकस करना है, आपको हर किसी ड्रेस के अंदर में, घरों की ड्रेस के अंदर में उसमें नहीं घूमना है, मतलब आपको देखना है, फोकस करना है कि आप गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हो वहाँ पे, तो आपको ड्रेसिंग सेंस अच्छी होनी चाहिए, आपको किस तरीके से व्यवहार करना है, किस तरीके से बात करनी है, वो सब चीज़ें होनी चाहिए। ओवरऑल कोई भी कंडक्ट जो कि जर्नल नॉर्म, मोरालिटी, डिसेंसी, डेकोरम, प्रोप्राइटी, किसी भी तरीके से जो मतलब आपको गलत लगता है, एक गवर्नमेंट को गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है, वो सब आप नहीं करोगे, उसको बोलेंगे हम कंडक्ट अनबिकमिंग ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, तो वो आप नहीं कर सकते। उसके बाद आता है हमारे पास में यहाँ पे मिसकंडक्ट। अगर आपने प्रीवियस जॉब में कोई मिसकंडक्ट किया है, कोई आपने प्रीवियस गॉड में जॉब के अंदर में घोटाला किया, उसके बाद आपने नई वाली जॉब के अंदर आए और पीछे वाली जॉब जैसी थी उसके अंदर जो घोटाला हुआ उसका इफेक्ट हो सकता है इस जॉब के अंदर में, मतलब आपकी इंटीग्रिटी पे सवाल उठ सकता है, जिस टाइप की आप जॉब कर रहे थे वो सेम लग सकती है और उसके कारण यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो कोर्ट से तो आपको सजा मिलेगी पीछे वाली जो आपने सिचुएशन क्रिएट की, यहाँ पे डिपार्टमेंट आपके खिलाफ एक्शन ले सकता है सेकंड तरीके से भी। तो एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट अ गवर्नमेंट सर्वेंट इन रिस्पेक्ट टू मिसकंडक्ट कमिटेड बाय हिम इन हिज प्रीवियस इंप्लॉयमेंट में उसने कोई मिसकंडक्ट किया होगा, उसके लिए गवर्नमेंट उसको नई वाली इंप्लॉयमेंट में भी एक्शन ले सकती है उसके लिए। अगर जो इसने पीछे जो था कोई मिसकंडक्ट किया वो अफेक्ट करता है, अगर उसको अनफिट बनाता है नई वाली जॉब के लिए, जैसे पर्सन अकाउंटेंट की तरह वर्क कर रहा है, अब मान लो पिछली जॉब के अंदर उसने घोटाला किया हुआ है, तो लेटर जब कोर्ट उसको गिल्टी डिक्लेयर करेगा तो नेक्स्ट जॉब में भी गवर्नमेंट सोच सकती है कि जब उसने इस टाइप का काम किया तो ये अगली वाली जॉब के लिए भी अकाउंटेंट ये अनफिट रहेगा, क्योंकि ये तो घोटाला कर सकता है यहाँ पे भी, तो डिपार्टमेंट उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है। कोर्ट तो उसके खिलाफ एक्शन लेगा ही लेगा, बट डिपार्टमेंट सेपरेट एक्शन ले सकता है। आपको पता होगा आर्टिकल 20 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि कोई डबल जियोपार्डी नहीं होगी, आपको एक ही जुर्म के लिए आप उसको 2 बार सजा दे सकते। बट जो हमारे दूसरे वाले केसेस होते हैं, जैसे इस टाइप के सिविल केसेस होते हैं, इसके अंदर में हमारे पास डिपार्टमेंट इंक्वायरी वगैरह होती है, उसमें आपको डबल जियोपार्डी वाला प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता, आर्टिकल 20 अप्लाई नहीं होता, कोर्ट भी आपको सजा दे सकता है और यहाँ पे आपको जो डिपार्टमेंट है वो भी आपको सजा दे सकता है। तो डबल जियोपार्डी प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता है ऐसी सिचुएशन के अंदर। फिर आता है हमारे पास 7 पब्लिक ऑनर। तो आपको क्या करना है, विदाउट गवर्नमेंट परमिशन ही और शी मस्ट नॉट एक्सेप्ट एनी ऑनर सेरेमनी मीटिंग रैली हेल्ड इन हिज, ये हमारे पास की पॉइंट है, इन हिज ऑनर। तो मतलब अगर आपके ऑनर के अंदर में मान लो आप किसी पर्टिकुलर प्लेस पे डीएम लगते हो और वहाँ पे कोई पर्सन आपके ऑनर के अंदर में कि इनके स्वागत के अंदर में आपके लिए पार्टी रख दी या कहीं पे फेस्टिवल वगैरह ऑर्गेनाइज करवा दिया, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खर्चा किया और फिर आपको बुला लिया कि आप वहाँ आओ वहाँ पे और आपका सम्मान सत्कार किया जाएगा। तो बेसिकली इनकार किया जा रहा है, इस टाइप का काम नहीं करोगे, बिकॉज कुछ भी आपको फ्री नहीं मिलता वर्ल्ड में। अगर वो आपके लिए कुछ बहुत अच्छी चीज़ें करेगा, कोई सेरेमनी ऑर्गेनाइज करवाता है, कोई मीटिंग, कोई बहुत बड़ी रैली निकालता है, तो वो भी कुछ आपसे डिमांड कर रहा होगा। फ्री में कौन करता है किसके लिए? तो आपको
कभी भी किसी से एक्सेप्ट नहीं करना इस टाइप की। जो आगे हम देखेंगे कि आपको गिफ्ट में भी नहीं लेना किसी से, कोई आपको फ्री चीज़ें प्रोवाइड करवा रहा है वो भी आप नहीं लोगे, बिकॉज जो भी चीज़ें आप लोगे वो एक तरीके से आपके ऊपर बंधन बनेगा। आप फ्यूचर के अंदर में मान लो आपने ऐसे नॉर्मल भी लिया, उसने आपको कुछ भी नहीं बोला इस सिचुएशन में, लेकिन फ्यूचर में अगर उसका केस आता है तो आप सोचोगे यार उसने मेरे लिए इतना ऑनरी वर्क करवाया था, मेरी इतनी ज़्यादा प्रसिद्धि करवाई, मुझे कुछ करना चाहिए उसके लिए। तो इनकार किया गया, गवर्नमेंट की परमिशन के बगैर आप ये काम नहीं कर सकते। चाहे किसी ने आपके ऑनर के अंदर में मीटिंग ऑर्गेनाइज की हुई है, आपकी बड़ी तारीफों के पुल बांध रहा है, लेकिन आप उसमें नहीं जा सकते। सेकंड आता है कि फेयरवेल पार्टी जैसी पार्टी होगी उसके लिए कोई ऑर्गेनाइज करवा सकता है कि हाँ फेयरवेल पार्टी उस टाइम चल सकता है, या रिटायरमेंट के ऊपर, ट्रांसफ़र के ऊपर, इस टाइप की चीज़ें हमारे लिए परमिट है। क्योंकि एक तो रिटायर होने पे फेयरवेल तो आप चली गई, उसके बाद तो कुछ भी करवा लो, आपका तो उसमें बनने वाला कुछ, और ट्रांसफ़र के टाइम में भी उस सिचुएशन में तो इन्फ्लुएंस नहीं कर पाओगे, आप दूसरे प्लेस में जाओगे, तो उस टाइम तो पार्टी वगैरह अगर कोई देना चाहे आपका मित्र सका तो वो वहाँ पर दे सकता है। फिर आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच। आपको कितनी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कितना आप बोल सकते हो। तो आपको क्या करना है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको डाइवर्स नहीं करनी जो कि ऑफिशियल कैपेसिटी में आपको मिली हुई है। आपको ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई इन्फॉर्मेशन मिली, कोई आपको सीक्रेट इन्फॉर्मेशन या नॉर्मल फाइल की इन्फॉर्मेशन भी मिली, तो आप उसको किसी भी ऐसे पर्सन को डाइवर्स नहीं करोगे, किसी भी मतलब थर्ड पर्सन को जो कि ऑथराइज नहीं है, चाहे आपके फैमिली मेम्बर हों चाहे कोई भी हो उसके लिए। तो आपको अथॉरिटी दे दी गई है कि आपको उस पोस्ट के जिस पे आप बैठे हो उसके नाम के ऊपर आपको वो अथॉरिटी मिली हुई है उस चीज़ को देखने के लिए, तो आप उसको डाइवर्स नहीं करोगे कभी भी थर्ड पार्टी को। एक्सेप्ट अंडर गुड फेथ व्हेन रिक्वायर्ड, जब आपको लॉ वगैरह या डिपार्टमेंट रूल रिक्वायर करेंगे तो आप उनको लेके जा सकते हो, या आरटीए के अनुसार बोला गया तो आप दिखा सकते हो किसी को, अदरवाइज आप उनको ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर जो आपको चीज़ें मिली उनको आप अपने तक ही सीमित रखोगे। शेल गार्ड द ऑफिशियल सीक्रेट, जो ऑफिशियल सीक्रेट हमने देखे थे गवर्नेंस वाले टॉपिक में, तो ऑफिशियल सीक्रेट आपके पास में जो आएंगे उनको गार्ड करना है। एक्सेप्ट आरटीए एक्ट जो है वो सुपरसीड करता है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को, तो आरटीए के अंदर पूछा जाता है तो आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, अदरवाइज आप गार्ड करोगे हमारे ऑफिशियल सीक्रेट्स को। थर्ड आता है हमारे पास में नीड गवर्नमेंट की परमिशन आपको लेनी पड़ेगी। अगर आपने कोई बुक वगैरह पब्लिश करनी है, राइटिंग, तो बेसिकली आपको गवर्नमेंट का मेंबर माना जा रहा है। अगर मान लो आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हो, मीडिया के अंदर में अपनी मर्जी से चले जाते हो, जैसे जनरली हमारे सिविल सर्वेंट उनको अलाउ नहीं होता कि आपको मीडिया के साथ इंटरेक्शन करनी है। वो इंटरेक्शन तभी करते हैं जब उनको ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर में करनी पड़ती है। जैसे किसी कमिश्नर ने मान लो किसी पर्टिकुलर प्लेस में क्राइम हुआ, उसकी ब्रीफिंग देनी है, या कोई मतलब ऑफिशियल कैपेसिटी में आपको अगर ब्रीफिंग देनी पड़ती है, आपने कोई बड़ा काम किया या नॉर्मल जो आपकी चीज़ें बोलनी पड़ती हैं, बट उसके अलावा आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए या फालतू में अपनी पब्लिसिटी के लिए मीडिया के अंदर नहीं जा सकते। उसके अलावा आप क्या करोगे, बुक पब्लिश नहीं कर पाओगे, बिकॉज अगर मान लो बुक जो होती है अब वो आपका कोई स्टैंड हो सकता है पर्टिकुलर इशू के ऊपर में, उसको गवर्नमेंट का स्टैंड माना जा सकता है, या कोई राइटिंग न्यूज़पेपर में लिखी गई गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हो या कोई अपना व्यू पॉइंट प्रकट कर रहे हो, तो वो सब चीज़ें आप गवर्नमेंट की परमिशन के बगैर नहीं कर पाओगे। टीवी के ऊपर भी अपीयर होना है तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, आपको बैकग्राउंड में चुपचाप काम करना है, आपको कोई पब्लिसिटी के लिए पॉलिटिशियन की तरह दौड़ना नहीं है इधर उधर, क्योंकि उनको तो पब्लिसिटी चाहिए, लेकिन आपको पब्लिसिटी के पीछे नहीं दौड़ना, आपको चुपचाप काम करना है अपना, आपको वर्क के ऊपर फोकस करना है। एक्सेप्ट कुछ लिटरेरी हमारे होंगे, मतलब जिनका कोई इफेक्ट नहीं होता सोसाइटी के ऊपर या आपके व्यूज़ के ऊपर, जैसे कोई आर्ट एंड कल्चर के ऊपर आपने बात कर दी पुराने, जिसमें नॉर्मल नॉन पॉलिटिकल व्यू वाली बातें, जैसे साइंटिफिक करेक्टर। अब साइंटिफिक अगर आपने कुछ लिखा, नॉवल लिखी, बुक लिखी, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है वो गवर्नमेंट को इफेक्ट नहीं कर रही डायरेक्टली, बिकॉज उसके अंदर आप ये नहीं लिखोगे कि गवर्नमेंट ने क्या गलत किया, गवर्नमेंट ने किस तरीके से, मतलब वो आप साइंस बेस के ऊपर कर रहे हो, कोई पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं है उसमें, कोई स्टैंड नहीं ले रहे, आप किसी को डायरेक्शन नहीं दे रहे, तो वो सब काम आप कर सकते हो बिना पूछे। अदरवाइज़ आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूज़पेपर राइटिंग वगैरह करनी है आपको, टीवी रेडियो के ऊपर अगर आपको आना है तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी अथॉरिटी से। उसके बाद पॉलिटिक्स में आ सकते हो या नहीं आ सकते, उसके लिए क्या बोला गया, मस्ट नॉट टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स। आप पॉलिटिक्स में नहीं आ सकते अगर आप सिविल सर्वेंट हो तो। मस्ट नॉट गिव इलेक्शन फंड, आप इलेक्शन फंड भी नहीं दोगे और ना ही असिस्टेंट दोगे किसी पॉलिटिकल पार्टी को। मतलब आपको क्या करना है, बेसिकली हमने क्या देखा, फंडामेंटल वैल्यूज़ ऑफ सिविल सर्विसेज, उसमें क्या बोला गया कि आप पॉलिटिकली न्यूट्रल होने चाहिए। तो अगर आप ये सब काम करोगे तो आप पॉलिटिकल पार्टी को फेवर कर रहे हो। आप वोट कर सकते हो, ये तो सबको पता है वोट कर सकते हो, लेकिन आपको कहना अपनी प्रेफरेंस बतानी नहीं है जोर जोर से लोगों को कि आप डीएम हो किसी डिस्ट्रिक्ट के और बता रहे हो आपकी कौन सी पार्टी को मैं वोट देने वाला हूँ, क्योंकि आपके पास में काफ़ी ज़्यादा पावर है और आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो लोगों को। फिर आता है हमारे पास में मस्ट नॉट डिस्प्ले एनी इलेक्शन, किसी भी पार्टी का इलेक्शन सिंबल आपको अपने पर्सन, व्हीकल या होम के ऊपर शो नहीं करना, मतलब बेसिकली आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं करनी इलेक्शन को। एंड मस्ट नॉट पार्टिसिपेट इन, किसी रैली में कोई धरना प्रदर्शन हो रहा है, कोई डेमोस्ट्रेशन हो रही है, गवर्नमेंट की परमिशन के बगैर उसमें भी पार्ट नहीं ले सकते। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप ये सब चीज़ें करोगे तो आपको कोड ऑफ कंडक्ट के अंतर्गत पनिशमेंट मिल सकती है। फिर हमारे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है या नहीं, आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। आप डायरेक्टली किन्हीं चीज़ों को, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, कोई भी पॉलिसी होती है, आप जब तक सिविल सर्वेंट हो आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं करोगे कि आप क्या चीज़ें बोली जा रही हैं आपके द्वारा।
तो आपने देखा होगा डिफरेंट केसेस, रिसेंट में भी हमारे पास में केस आया था जिसके अंदर में गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था सिविल सर्वेंट के द्वारा। तो उस टाइप के केस में आपसे जो था उसमें रिप्लाई मांगा जाएगा, आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाएगा अपनी सिचुएशन के लिए, और अगर सिचुएशन खराब पाई जाती है तो डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जा सकता है इंक्वायरी के बाद आपके लिए। और डोंट मेक, कोई ऐसी स्टेटमेंट मेक नहीं करनी आपने पब्लिक में जिससे सेंट्रल स्टेट रिलेशन प्रभावित होते हैं। तो आपने मतलब किसी भी तरीके की एनिमिटी पैदा करने की कोशिश नहीं करनी अपनी कंट्री के अंदर में, कि दो स्टेट को भिड़ा दिया, ये कोई ऐसी बात बोल दी जो कि मतलब हमारे देश के खिलाफ आ रही है, या स्टेट और सेंटर के बीच में कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही है, या फॉरेन स्टेट के खिलाफ आप कोई बात बोलने लगे, तो आपको फालतू के अंदर में अपना मुंह नहीं खोलना है, ना ही गवर्नमेंट के खिलाफ, ना ही आपको कोई गलत सिचुएशन क्रिएट करनी है। तो बेसिकली बोला इसीलिए गया क्योंकि आप गवर्नमेंट के पार्ट हो। अब आप खुद ही गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करोगे तो गवर्नमेंट को ही क्रिटिसाइज़ कर रही है, अपने को कौन क्रिटिसाइज़ करता है ऐसे। तो आप उनके पार्ट हो तो आपको सिस्टम को इंप्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए चुपचाप बैठ के, ना कि आपको बाहर पब्लिकली जाके कि ढिंढोरा पीटना कि ये गलत हो गया वो गलत हो गया। अगर कुछ गलत भी होता है तो आपको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करनी है, जिस तरीके से हायरार्ची बोला गया उस तरीके से फॉलो करोगे। आपको पब्लिसिटी गेन करने के लिए बाहर नहीं जाना। तो ये सब चीज़ें बोली गई कि ये बेसिक चीज़ें आपके लिए सिविल सर्वेंट बनने के लिए, कोई आम आदमी नहीं हो आप। थर्ड, यू कैन ओनली एक्सप्रेस, अपने व्यू एक्सप्रेस कर सकते हो ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर जब आपको बोला जाएगा, और इन ड्यू परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, जब आपको ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए बोला गया तो तभी आप अपने व्यू एक्सप्रेस करोगे। और अगर आपने नॉर्मल व्यू एक्सप्रेस किए भी तो आपको बोलना पड़ेगा वहाँ पे कि ये जो मैं व्यू प्रकट कर रहा हूँ ये मेरे पर्सनल व्यू हैं, ऑफिशियल कोई डीलिंग नहीं है इनके साथ में। तो ये सब चीज़ें आपको क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा वहाँ पे। उसके बाद आप मार्केट, शेयर मार्केट वगैरह के अंदर में क्या इन्वेस्ट कर सकते हो, तो उसके लिए अगर बोलेंगे कि तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोई स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर सकते। मतलब जो करते हैं कि अभी इन्वेस्टमेंट किया 2 घंटे बाद में फिर से स्पेकुलेशन की जाती है, एक दिन के बेस के ऊपर किया जाता है। अब आप वो करोगे तो उसका क्या मतलब, जब आप ये सब करोगे तो उसके लिए काफ़ी टाइम लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। एक दिन में इन्वेस्टमेंट करोगे, कब निकलवाओगे, उन सब चीज़ों के सोचोगे तो फिर पब्लिक सर्वेंट कब बनोगे। तो इसीलिए इस टाइप की स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट, शेयर के अंदर में फ्रीक्वेंट सेल एंड परचेज, बॉन्ड वगैरह, उसमें आप काम नहीं कर सकते। ये काम गलत है क्योंकि ये रिस्की भी है और इससे आपको इंडेप्टेड बना सकती है, कर्जदार बना सकती है। और अगर आप कर्जदार बन गए तो मोर लाइकली होगा कि आप ब्राइब एक्सेप्ट कर लो, बिकॉज अगर आपकी हालत ख़राब होती है तो आप सोचोगे मैं उसको दूर कर लेता हूँ, और उसके अलावा भी इतना सारा टाइम वेस्ट होता है उसमें। तो ये सब काम नहीं कर सकते। एक लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है 10-15 साल के लिए, वो आप कर सकते हो शेयर मार्केट के अंदर, अदरवाइज आपको टाइम वेस्ट नहीं करना इन चीज़ों के अंदर में। और मस्ट नॉट बाई, कोई शेयर बॉन्ड आपको ऐसे पीपल से नहीं खरीदने जिनके साथ में ऑफिशियल डीलिंग है। आप लॉन्ग टर्म के लिए तो इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन वो भी ऐसे लोगों से नहीं करने जिनके साथ ऑफिशियल डीलिंग हो, बिकॉज फिर वो आपका कुछ फेवर करेगा। अगर मान लो उसने सस्ते शेयर आपको बेच दिए, जैसे मान लो 1 लाख का अगर कोई शेयर है वो 10,000 के अंदर दे दिया, तो वो भी आपसे कुछ एक्सपेक्ट करेगा। तो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है कि आप इस टाइप का काम नहीं करोगे, जिस पर्सन के साथ ऑफिशियल डीलिंग है उससे किसी भी टाइप का फेवर नहीं लोगे। जैसे उसने बोलिए कि मैं आपको 5 स्टार होटल में ठहरा दूंगा, आपके बच्चों के लिए उसने एडमिशन करवा दी किसी बड़ी सी फॉरेन यूनिवर्सिटी में, तो उस टाइप के फेवर नहीं लोगे आप जिसके साथ में ऑफिशियल डीलिंग है आपकी। फिर आया एम्प्लॉयमेंट कर सकते हो क्या आप सिविल सर्वेंट हो, जैसे मान लो आप सिविल सर्वेंट हो और बिजनेस भी साथ में कर रहे हो, तो क्या आप कर सकते हो, आप प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते, कोई प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते गवर्नमेंट की परमिशन के बगैर। तो आप नहीं कर सकते, सिविल सर्वेंट फुल टाइम जॉब है, आपको वही करनी पड़ेगी। और मस्ट नॉट एक्सेप्ट, आप कोई फ़ी पब्लिक या प्राइवेट अथॉरिटी से विदाउट गवर्नमेंट की परमिशन के नहीं एक्सेप्ट करोगे। आपको जैसे बोला गया था कि साइंटिफिक आर्टिकल आप लिख सकते हो मैगजीन के अंदर, लेकिन आपने जो लिखा उसके प्रति आपको पैसे आ रहे हैं, तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी कि मुझे किस चीज़ के लिए पैसे आ रहे हैं। आपको इस तरीके से आप पैसे नहीं ले सकते डायरेक्टली, तो आप जो भी फ़ी आपने एक्सेप्ट करनी है उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। और गवर्नमेंट की परमिशन आपको ऐसे अगर पैसे लेने हैं तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। फिर आता है लोन वगैरह क्या कर सकते हो आप, तो मस्ट नॉट लैंड मनी टू एनी पर्सन एट इंटरेस्ट रेट। तो मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो था मनी लेंडर नहीं बनना है, आपको इंटरेस्ट के ऊपर आप देने लग गए, मतलब आपको फालतू के कामों में नहीं उलझना है। बेसिकली ये बोला जा रहा है कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, और ऐसे कामों में तो बिल्कुल नहीं जाना जिनके अंदर में पैसों का आपको लॉस हो सकता है और आपकी हालत ख़राब हो सकती है। अगर आपकी सिचुएशन ख़राब होती है, होम की कंडीशन ख़राब होती है, तो मोर लाइकली होगा कि आप करप्ट प्रैक्टिस के अंदर में डूब जाओगे। तो आप इस टाइप का काम नहीं करोगे कोई भी। और मस्ट नॉट, आपको बोरो भी नहीं करना, लैंड भी नहीं करना ऐसे पर्सन से जिससे ऑफिशियल डीलिंग हो, बिकॉज वो करप्शन आप फ्यूचर के अंदर में कॉज कर सकते हो। वही चीज़ फैमिली मेंबर को भी ना, फैमिली मेंबर भी आपके बोरो और लैंड नहीं करेंगे जिसके साथ आपकी ऑफिशियल डीलिंग है, तो ये भी गलत बात है। आप बोरो कर सकते हो और किसी को पैसे दे भी सकते हो, किसको, फ्रेंड और रिलेटिव को, लेकिन इंटरेस्ट फ्री। मतलब बेसिकली आपको पैसों के लिए कुछ नहीं करना कि आप पैसों के लिए किया जा रहा है, इंटरेस्ट फ्री आप यहाँ पे शाहूकार बने हो, किसी को लोन वगैरह प्रोवाइड करवा रहे हो, वो सब चीज़ें अगेंस्ट आएंगी किसी भी तरीके की स्पेकुलेशन और इस तरीके की। ये एक तरीके से हमारा जिस तरीके से जॉब के लिए इनकार किया गया उसी तरीके से आप बैंकिंग वाली जॉब भी नहीं कर सकते कि किसी को आप लोन दे रहे हो। और बोरो भी नहीं करना आपने कि फालतू की ज़रूरतों के लिए बोरो कर लिया और बाद में फिर उसके ऋणी बन जाते हो, फिर उसके लिए कुछ आपको ऑफिशियल कैपेसिटी में काम करना पड़े।
और आपको अवॉइड करनी इंसॉल्वेंसी और हैबिचुअल इंडेप्टनेस। तो आपको दिवालिया नहीं होना है। अगर आप दिवालिया होते हैं तो फिर जैसा मैंने बताया मोर लाइकली होगा कि आप रिश्वत वगैरह ले सकते हो अपने दिवालियापन को दूर करने के लिए। और हैबिचुअल जो हैबिट के थ्रू आप जुआ वगैरह खेल के या किसी और तरीके से अपनी गलत आदतों के कारण में आपको जो था इंडेप्टनेस नहीं होनी चाहिए, मतलब आपको दिवालिया वाली सिचुएशन इसके अंदर में लोन वगैरह आपके पास में इतना ज़्यादा इकट्ठा नहीं होना चाहिए कि आपकी सिचुएशन ख़राब हो जाए। तो मतलब आपको एक बेसिकली एक नॉर्मल पोजीशन पे रहना है, आपको सैलरी मिल रही है उससे आपको अपना प्रोग्राम चलाना है। आप फालतू की चीज़ों में उलझ के अपनी पैसे अपनी जो सेविंग वगैरह होगी अपने घर के उसको आप सिचुएशन ख़राब नहीं कर सकते फाइनेंशियल, अदरवाइज़ आपकी जो गवर्नमेंट आपकी ड्यूटी होगी वो प्रभावित होगी उस चीज़ से। तो आपको एक बैलेंस तरीके से ज़िंदगी जीवन यापन करना है। तो बुद्धा वाला मिडल पाथ आपको फॉलो करना है, ये बोला जा रहा है। पब्लिक प्रॉपर्टी रिलेटेड क्या बोला जाता है कि आपको पूरी डिटेल देनी पड़ेगी। आपके पास में कोई मूवेबल प्रॉपर्टी जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस, जैसे गोल्ड वगैरह आपके पास है, कार वगैरह, या कोई इमूवेबल जैसे आपके पास में घर हो वो मूव नहीं कर सकता, आपने कोई प्रॉपर्टी ऐसी सेल की या खरीदी, आपको क्या करना पड़ेगा, या आपके फैमिली मेम्बर ने ऐसा कुछ किया तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी डिटेल देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। जैसे आपने कोई परचेज़ किया, कोई सेल की, कोई रेंटिंग, कोई लीज़ के ऊपर ले लिया, कोई मॉर्गेज, कोई मतलब आपने एक तरीके से मॉर्गेज, इस टाइप की सिचुएशन होती है जिसमें मान लो बैंक से आप लोन लेने के लिए गए, आपने बोला मैंने घर बनाना है, तो बैंक ने बोला घर बना के यहाँ पे दिया जाएगा, लोन दे दिया आपको 100 रुपये, घर बना दिया, लेकिन जब तक आप 100 रुपये प्लस इसके ऊपर ब्याज 20 रुपये, जब तक आप ये नहीं चुकाओगे तब तक बैंक का मतलब जो ओनरशिप है वो बैंक की आती है। जब आप ये चुका दोगे तो आपके यहाँ पे इन्होंने साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट कि आपको जब आप इसको चुका दोगे तो आपका ये घर आपका हो जाएगा, तब तक ये बैंक का ही रहेगा। तो इस टाइप का सिचुएशन, मॉर्गेज, गिफ्ट वगैरह, तो आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी। अगर आप करोगे तो गवर्नमेंट को आप बताओगे, इन्फॉर्म करोगे, बिकॉज ये करप्शन का कॉज हो सकती है किसी डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैटर में। और मस्ट नॉट, आपको रेंट पे या लीज पे नहीं देना है। आपको अगर गवर्नमेंट का क्वार्टर मिला हुआ है और थोड़ा आपका खाली रह रहा है क्वार्टर, तो आप थर्ड पार्टी को, किसी को जो था वो किराए पे दे के थोड़ा सोचें थोड़ा पैसा ही कमा लो, तो वो बात भी गलत है, वो भी नहीं कर सकते। और आपको हैबिचुअल इंडेप्टनेस और इंसॉल्वेंसी, जो पीछे वाला पॉइंट था, वो आपको दिवालियापन अवॉइड करना है। फिर बात करेंगे मैरिज एंड फैमिली के बारे में। तो आपको बाईगैमी, आपको एक ही स्पॉज के साथ में मैरी कर सकते हो, बाईगैमी आप नहीं कर सकते, मेल फीमेल बोथ। और इवन अगर आप बाईगैमी परमिटेड है आपके रिलीजन पर्सनल लॉ के अंतर्गत, तो भी आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। और सेकंड आता है मस्ट नॉट गिव, डॉरी प्रोहिबिटेड है, यहाँ पे डिमांड करना भी प्रोहिबिटेड है आपके लिए। और आप नेग्लेक्ट नहीं कर पाओगे अपने पेरेंट्स को, वाइफ को या चिल्ड्रन को छोड़ नहीं सकते, उसके ऊपर भी एक्शन हो सकता है। मस्ट नॉट एम्प्लॉय, चाइल्ड लेबर आप एम्प्लॉय नहीं करोगे अपने घर के अंदर में। और जब अगर आपने मैरिज करनी है तो आपको एज देखनी पड़ेगी, आप किसी माइनर से शादी नहीं करोगे, तो बच्चों के साथ शादी नहीं कर सकते। जो नॉर्मल एज है 18 एंड 21, वो आपको फोकस करना है उसके ऊपर। एंड आप अगर कोई आपका रिलेटिव माइनर के साथ में शादी कर रहा है तो आप ऐसी सेरेमनी भी अटेंड नहीं करोगे, तो ये भी इनकार बोला गया। तभी तो बोला गया था कि ऑफिशियल कैपेसिटी में आप कैसे एक्ट करोगे और पर्सनल कैपेसिटी में कैसे एक्ट करोगे, वो सब चीज़ें इसके अंदर में लिखी गई हैं। 6 आता है मस्ट नॉट इन्वॉल्व इन अडल्ट्री, तो आप स्पॉज के प्रति में लॉयल रहें, ये इनके द्वारा बोला गया। अडल्ट्री जैसे कामों के अंदर में नहीं डूबें। मॉरल टर्पिट्यूड, आपको मॉरलिटी डिसेंसी मेंटेन करके रखनी है, किसी के ऊपर भद्दे कमेंट नहीं करने। अगर ऑफिशियल मतलब एक सिविल सर्वेंट काफ़ी रिस्पेक्टेड पोजीशन होती है, तो आप ऐसी फालतू की चीज़ें करोगे तो वो गलत होगा आपके लिए। तो आपको मेंटेन करके रखना है, अपनी पर्सनल लाइफ को भी अच्छे से मेंटेन करके रखना है, अदरवाइज इसका इफेक्ट आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे भी होगा और गवर्नमेंट को नुकसान होगा। 7 आता है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करो, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करो, कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करो, अदर फंडामेंटल ड्यूटी जो दी गई हैं उन सबको आप फॉलो करो, ये भी बोला गया कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर। फिर बोला गया 16 के अंदर में कि आपको क्या करना है, शैल नॉट यूज़, अपनी पोजीशन को यूज़ नहीं करना या इन्फ्लुएंस यूज़ करना। अपने फैमिली मेम्बर के प्रति क्या जिम्मेदारी बनती है कि अपने फैमिली मेम्बर को अपने प्राइवेट या पब्लिक जॉब दिलाने के लिए अपने इन्फ्लुएंस का यूज़ नहीं करना। काफ़ी कॉमन पॉइंट है। गवर्नमेंट की परमिशन रिक्वायर होगी अगर आपका सन, हिज और हर सन डॉटर जॉब गेट करती है प्राइवेट अंडरटेकिंग में, कोई ऐसी कंपनी में जॉब मिलती है जिसके साथ आपकी ऑफिशियल डीलिंग है, मतलब ऐसा हो सकता है कि आपने इन्फ्लुएंस किया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी अगर आपने ऐसी कंपनी के अंदर आपका बच्चा या बच्ची उसके अंदर में जॉब लेता है तो। थर्ड आता है मेक ऑल अटेम्प्ट टू डिटर, फैमिली मेम्बर को आपने रोक के रखने की कोशिश करनी है फ्रॉम ज्वाइनिंग कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइनिंग के लिए जो कि मतलब गलत एक्टिविटियों के अंदर में, सबवर्जन या क्रिमिनल एक्टिविटी के गलत एक्टिविटीज़ के अंदर में जुड़ी हुई है, जैसे ऑर्गेनाइज क्राइम के अंदर में, प्रोस्टिट्यूशन या कोई इस टाइप की एक्टिविटी जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है या क्रिमिनल एक्टिविटी है, तो उसके अंदर में आप अपने जो फैमिली मेम्बर है उनको रोकोगे ऐसी एक्टिविटी में जाने से, बिकॉज चांसेस हैं कि अगर वो उसके अंदर जाएंगे तो आपको भी उसके ऊपर इफेक्ट हो सकता है। फोर्थ है मस्ट इन्फॉर्म, डिपार्टमेंट अथॉरिटी को आपको इन्फॉर्म करना है अगर आप वर्क कर रहे हो किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के अंतर्गत जो कि आपका रिलेटिव है, तो अगर आपका सुपीरियर और आप यहाँ पे वर्क कर रहे हो उसके अंतर्गत, तो आपको इन्फॉर्म करना कि इस पर्सन के साथ में मेरा ये रिलेशन है।
तो ये आपका सुपीरियर इन्फीरियर कोई भी हो सकता है, बट आपको देखना पड़ेगा सबऑर्डिनेट, तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि कौन यहाँ पे डिपार्टमेंट के अंदर आपका रिलेटिव काम कर रहा है। 17 आता है गिफ्ट। गिफ्ट के ऊपर क्या बोला गया कि मस्ट नॉट एक्सेप्ट, कोई गिफ्ट, फ्री का ट्रांसपोर्ट आपको मिल रहा है, कोई लेविस हॉस्पिटैलिटी मिल रही है, कोई प्लेन के टिकट मिल रहे हैं, 5 स्टार होटल मिल रहा है, या कोई फ्रीक्वेंट हॉस्पिटैलिटी मिल रही है, जैसे मान लो डेली आपको ड्रॉप कर रहा है कोई, खाना खिला रहा है डेली कोई आपको, तो ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है ऐसे पर्सन के साथ जिससे ऑफिशियल डीलिंग है आपकी। उसके बाद मस्ट नॉट अलाउ फैमिली मेम्बर या कोई और मिडल मैन को कि एक्सेप्ट करे वो गिफ्ट वगैरह। मतलब ये जो काम यहाँ पे इनकार किया गया, आपको ऐसा नहीं करना कि मेरी वाइफ को या मेरे हस्बैंड को ये सब चीज़ें दिला दो और मैं आपका काम कर दूंगा या कर दूंगी। तो बेसिकली आपको मतलब ये भी नहीं करना कि आप इनडायरेक्ट वे में खुद ना लो और अपने फैमिली मेम्बर के थ्रू ये काम करवाओ। और कैजुअल ओकेजन मील अगर कोई करवाता है वो अच्छी बात है, लिफ्ट मिल जाती है कोई, या सोशल कोई हॉस्पिटैलिटी छोटी मोटी हो जाती है वो अच्छी बात है, लेकिन आपको कैजुअल का मतलब कि ये एक तरीके से कोई प्री प्लान नहीं होनी चाहिए, जिस तरीके से आपको करप्ट प्रैक्टिसेस में डालने के लिए ये सब चीज़ें की जा रही हैं। और कैन नॉट एक्सेप्ट, गिफ्ट आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे वेडिंग के टाइम भी, एनिवर्सरी के टाइम भी, रिलीजियस फंक्शन के टाइम भी। और वो जो गिफ्ट होगा आप मतलब एक सर्टेन लिमिट के बाद में उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। जैसे हमारे पास में ऑल इंडिया सर्विसेज के जो ऑफिसर होते हैं वो अपने रिलेटिव वगैरह से, पर्सनल फ्रेंड से जिनके साथ ऑफिशियल डीलिंग नहीं है उनसे गिफ्ट ले सकते हैं। वो ओकेज़न, कौन से ओकेज़न, हर ओकेज़न पे नहीं ले सकते कि आप फ्रेंडशिप डे के ऊपर, रोज़ डे के ऊपर ले रहे हैं, जैसे वेडिंग है, एनिवर्सरी है, तो 25,000 तक का गिफ्ट ले सकते हैं बस, उससे ऊपर नहीं ले सकते। और अगर लेते हैं तो आपको वो जो था इससे अगर एक्सीड करेगी तो गवर्नमेंट को आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि ये वाला गिफ्ट जो है यहाँ से मिल रहा है, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर देखेगी, अपने हिसाब से आगे फर्दर एक्शन लेगी। और अगर पर्सन के साथ ऑफिशियल डीलिंग है तो सिर्फ 5,000 तक का गिफ्ट ले सकते हो आप ऐसी सिचुएशन पे, वेडिंग एनिवर्सरी जैसी सिचुएशन पे। ऐसा नहीं हर किसी सिचुएशन पे नहीं ले सकते। और मस्ट डिक्लेयर एक्सपेंसिव गिफ्ट अगर लिए जाते हैं फैमिली मेम्बर के द्वारा भी किसी से, तो वो भी आपको डिक्लेयर करने पड़ेंगे कि मेरी फैमिली मेम्बर को ये वाला गिफ्ट मिला भी, तो वो आपको डिक्लेयर करने पड़ेंगे। बेसिकली मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई कुछ ऐसा ना ले लो, किसी से फेवर ले लो या बाद में आपको वो चुकाना पड़े, तो ये इनके द्वारा भूला गया। फिर आता है हमारे पास में 18th, अगर आपको अरेस्ट किया जाता है तो आप उसकी डिटेल अपने सुपीरियर्स को इन्फॉर्म करोगे, और अगर आप 18 आवर्स से ज़्यादा पुलिस कस्टडी में स्पेंड करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली सस्पेंड कर दिया जाएगा, आपको सस्पेंड समझा जाएगा, ये यहाँ पे बोला गया। उसके बाद आता है लिकर या इंटॉक्सिकेंट, कोई नशीले पदार्थ जो हैं उनसे क्या करना है आपने, तो अवॉइड करनी है कंज्यूमशन। इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक आपने अल्कोहल वगैरह, ड्रग वगैरह ये आपने अवॉइड करनी, इवन ऐसे केसेस में भी जहाँ पे लीगली परमिटेड है। जैसे मान लो आप बार के अंदर चले जाते हो, शराब पी के पड़े हो वहाँ पे, तो मतलब वो भी पीछे क्या बोला था, अनबिकमिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर, मतलब वो गवर्नमेंट ऑफिसर जो नॉर्मल उसकी छवि है उसके अनबिकमिंग है, तो आपके ऊपर अगर इतनी सारी जिम्मेदारी दे के रखी है तो ये सब चीज़ें आप नहीं कर सकते। एंड मस्ट नॉट कम टू ड्यूटी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिकर और ड्रग, अगर आपने घर में पी भी लिया थोड़ा बहुत तो उनके इन्फ्लुएंस में नहीं आओगे ड्यूटी के ऊपर। और मस्ट नॉट अपीयर, पब्लिक में तो आप ड्रंक अपीयर हो ही नहीं सकते, इवन ऑफ ड्यूटी आवर के अंदर में भी, कि पब्लिक को दिख रहा है कि शराब पी के डीएम दौड़ रहा है सड़कों में, तो वो गलत बात है, वो भी नहीं आप कर सकते। तो ये हमारे पास में कोड ऑफ कंडक्ट आता है, इसके अंदर में जो चीज़ें थी वो आपको केस स्टडी में काम आ सकती हैं, और उसके अलावा एक ऑफिसर बनने के लिए आपको ये सब चीज़ें जानने की आवश्यकता थी। तो ये सब चीज़ें देखिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फर्दर टॉपिक डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।